वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस स्टूडेंट्स। और मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ न्यूक्लियस के बारे में। तो बच्चों ज़रा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर किससे निकल करके आते हैं, न्यूक्लियस से ही निकल करके आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो किन्होंने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी थी वो किन्होंने करी थी, बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है। इसकी डिटेलिंग और भी है, कहां से देखा, क्या देखा, वो सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 9 के अकॉर्डिंग इतनी सफिशियंट है। तो अब इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आप लोग जरा ध्यान से देख लो, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। तो इसको न्यूक्लियस को जो है कंसिडर किया जाता है किस तरह से, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहा गया है। हेड क्वार्टर का काम क्या होता है, यानी कि जितनी भी टोटल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप एक शहर में देख लो, ठीक है, तो शहर के अंदर एसडीएम है, एसडीएम को हेडक्वार्टर बोल दिया या डीएम को हेडक्वार्टर बोल दिया। तो जो भी एक्टिविटीज रेगुलेट हो रही है शहर के अंदर, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रेगुलेट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हेडक्वार्टर से ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सेल का सेंटर पार्ट में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है सेल के सेंटर पार्ट में पाया जाता है और उसे हेडक्वार्टर इसलिए करा गया क्योंकि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी जो है वो कंट्रोल हो रही हैं किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू। अभी आपको वो सब आगे बताता हूं। ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये है डबल मेम्ब्रेनस। अब ये स्ट्रक्चर सामने तुम्हारे आ गया। ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है न्यूक्लियस है। ये हमेशा डार्क कलर का ही दिखाई देगा, यानी कि आपको डार्क ब्राउन या ग्रे इस तरह का कलर में आपको दिखाई देगा। ठीक। कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल और ओवल, यानी कि स्फेरिकल का मतलब हो गया राउंड शेप में, ठीक है ना, और ओवल का मतलब हो गया अंडाकार, यानी कि अंडे की शेप में। ठीक। डॉट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि डॉट की तरीके से भी दिखाई देगा आपको किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक। और कहां पाया जाएगा, नियर द सेंटर। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि सेल के बीचों बीच पाया जाता है कौन, न्यूक्लियस। ठीक है। तो यहां पर भी आपको जो है ये किस में देखने को मिल रहा है, ये बीच में देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है बीच में देखने को बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एंक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए ऑफ सेल्स। यहां तक का ये पॉइंट आ गया आपका। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज यहां पर सेल परफॉर्म कर रहा है, वो सारा का सारा जो है वो कंट्रोल होता है किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है। और ये क्या रखता है बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए। यहां आप क्रोमेटिन थ्रेड देख रहे हो। ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है ये क्या है, ये आप क्या देख रहे हो, क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो आपका डीएनए है। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना बेटा। तो क्रोमेटिन थ्रेड क्या है, यहां पर ये डीएनए हो गया। ठीक। तो सेल्स के बीचों बीच में आपको क्या मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया। बार बार मैं आपको वही इसलिए समझाने के लिए रिपीट करना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी को क्या बोला जाता है, कंसिडर्ड एज द कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को क्योंकि सारी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोलर के तौर पे जाना गया। ठीक है। और डायरेक्टर का काम क्या होता है, निर्देश देना, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना किस चीज को, किसी भी काम होने के लिए। जो डायरेक्टर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी, भाई सेल क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही समझ लो। ठीक है। तो किसी भी समूह का जो डायरेक्टर होगा वो निर्देश देगा ताकि उसके ऊपर काम सही तरीके से सिस्टमेटिकली कर लिया जाए। तो यहां पर न्यूक्लियस भी एज ए डायरेक्टर, एज ए कंट्रोलर वर्क कर रहा है किसका, सेल का। और उसी दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सेल जो है परफेक्टली वर्क करता है। ठीक है। देखिए मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस जितना आपके जरूरी है उतना ही बस समझा रहा हूं। फिलहाल इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब पूरा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये जरूरी है, पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि भाई आपका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डबल मेम्ब्रेनस हो गया। ठीक है। अब इसमें जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पोर्स क्या है, न्यूक्लियर पोर। ठीक। तो जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ द क्या है भाई, जैसे एक्सचेंज ऑफ द मतलब, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोलस क्या बनाता है बेटा, वो बनाता है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो यहां पर बन रहे हैं या जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक्सचेंज होते हैं किसके थ्रू,
न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, क्योंकि ये ओपनिंग की तरह वर्क करता है और इस वजह से ये आपके साइटोप्लाज्म में मूव कर जाते हैं। ये सारी चीजें, कुछ एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम्स वगैरह, वो भी यहां से मूव कर जाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज आपको समझना है कि न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू भी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं, हेरिडेटरी कंट्रोल होती है। ठीक है? तो न्यूक्लियस जो है वो हेरिडेटरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखें तो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनके जितने भी हेरिडेटरी जो भी डीएनए वगैरह है, वो सब एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड, जो कि आपका क्या है, डीएनए ही है। ठीक है? अच्छा, अब इधर आ जाइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस में। यहां पर अब सारी चीजें आपको मैं समझा देता हूं एक बार फिर से। तो सबसे पहले अगर देखें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी जो है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, जो डबल लेयर्ड है, डबल मेम्ब्रेन है। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो लेयर दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, यानी कि ये वो लेयर होती है जो न्यूक्लियस को सेल के अंदर सराउंड करते हैं, और इस तरह से ये न्यूक्लियस को बिल्कुल सेपरेट कर देती है, किससे? साइटोप्लाज्म से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि साइटोप्लाज्म से अलग रखने में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे, या उन जीवों को यूकैरियोट्स कहा जाएगा। जबकि यही मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर या साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि उनके अंदर ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और जो चीज सारी एक जगह कंजर्व होनी चाहिए, वो अब यहां पर कंजर्व ना होके जो क्रोमेटिन थ्रेड होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में छितरा हुआ पाया जाएगा। लेकिन यहां के केस में ऐसा नहीं है। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म सेल का, वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? इनके अंदर भी क्या होता है, अलग अलग आपको क्या देखने को मिल जाएगा? एंजाइम्स वगैरह। ठीक, सबसे बड़ी बात आप समझ लो कि न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियोलस बनाता क्या है? राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स निकलते हैं, बनते हैं। और राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है? और इसी वजह से कोई भी सेल है, अगर उसका बिल्डिंग ब्लॉक देखा जाए तो वो क्या है बेटा? आपका राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो है वो बन कहां से रहा है? न्यूक्लियोलस से। तो इसलिए इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बोला गया, किसका? न्यूक्लियोलस का। और कहां पाया गया? ये पाया गया न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए न्यूक्लियस को भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द क्या, डेवलपमेंट ऑफ ए सेल। ठीक है ना? अच्छा, इसमें मैंने लिखा हुआ पॉइंट वो मैं पढ़ देता हूं। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। मैं अभी आपको सारा डिटेल बता चुका हूं, ये तो सिर्फ आप लोग के आसानी के लिए लिख दिया है, ताकि आप लोग इसके नोट्स प्रॉपरली बना सके। तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी क्या है? तरल पदार्थ की तरह सब्सटेंस है। ठीक है ना? मतलब फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, यानी कि एक तरह से तरल पदार्थ है, जो पाया जाता है किसके अंदर? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है? ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, किसको? किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है ना? आप देखते हो ना, कठोर बना हुआ है न्यूक्लियस, वो किस वजह से बना हुआ है? क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो ये भी बता दिया। एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूक्लियोलस के ऊपर। तो स्फेरिकल ऑर्गेनेल इन द न्यूक्लियस दैट प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स, पूरा डिटेल अभी बता चुका हूं आपको। मैंने ज्यादातर जो है चीजें इसकी समझा दी हैं। तो जो ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है? राइबोसोम्स को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, किसके अंदर? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये भी कह सकते हो इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? जहां पर ये पाया जाता है। फिर उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड्स की बात आ गई, तो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा लंबे लंबे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोपिकली दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देंगे। और इसमें देखोगे कि इस माइक्रोस्कोप से कंपाउंड वगैरह से कोई फायदा नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही सारे स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। जितने भी आपके माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पॉसिबल हैं देखना। अदरवाइज आप इसको कंपाउंड से या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो जितनी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आपके बायोलॉजिकल फॉर्म में देखी जाती हैं, या आप केमिस्ट्री के हिसाब से भी देख लें, एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो ये सब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी पॉसिबल है। ठीक है? क्योंकि उनकी पावर्स लैक्स टाइम्स होती हैं, 1,00,000 गुना ज्यादा होती है, किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ठीक है? तो आपका जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हो गया वो डीएनए और प्रोटीन्स हो गया। यानी कि आप अगर आप देखें
तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो बने हुए हैं किससे? डीएनए से और प्रोटीन से। प्रोटीन मतलब आपको समझ में आ गया क्या है? राइबोसोम्स। भाई राइबोसोम से प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक आप अगर इसके बारे में देखें तो जो आपका डीएनए है, ठीक है, या क्रोमेटिन थ्रेड है, वो बेसिकली किसका बना हुआ है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का ही बना हुआ है। आज के लिए इतना ही रखता हूं, बाकी कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा बीच में स्पीड स्लो करनी पड़ जाती है, ठीक है। ये सब आपका पूरा कंप्लीट आज का हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी करें। और अब इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा वो मैं कराऊंगा सेल डिवीजन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।